नमस्कार, दृष्टि आईएएस के रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज एनवायरमेंट इकोलॉजी का नवा एपिसोड है। काफ़ी खबरें हम अब तक कवर कर चुके हैं और अब अंतिम पड़ाव पर इस प्रोग्राम पे हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। क्या क्या न्यूज़ में रहे। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018। 2014 के बाद में तेंदुओं की तादाद में करीब करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 60% का इजाफा हुआ है। कब से? 2014 के बाद से। और 2014 में लगभग 8000 की तादाद थी तेंदुओं की इंडिया में, लेकिन अब 2018 में करीब 12852 तेंदुए हैं। ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम अभी जिस तेंदुए की बात कर रहे हैं वो कॉमन इंडियन लेपर्ड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हिम तेंदुए भी होते हैं और क्लाउडेड तेंदुए भी होते हैं, जिसकी बात ये रिपोर्ट नहीं करती। ठीक है, संख्या के हिसाब से जो महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं, तो सबसे ज्यादा तेंदुए आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में और उसके बाद मिलेंगे महाराष्ट्र में। इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। ये क्रम है संख्या के लिहाज से। और क्षेत्र के लिहाज से अगर बात कीजिएगा तो मध्य भारत और पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा तेंदुए पाए जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि यहां खुले मैदानों का विस्तार बहुत ज्यादा है और अनुकूल परिस्थितियां लेपर्ड्स के लिए है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यह भी क्रम है। दूसरे नंबर पर पश्चिमी घाट में तादाद ठीक ठाक है। उसके बाद शिवालिक और गंगा के मैदानों की बारी आती है और अंतिम में उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में तेंदुओं की संख्या कम है। ये चौथे स्थान पर है। यहां 141 तेंदुए रिकॉर्ड हुए हैं। अब ये जो सर्वेक्षण कराया गया था इसकी कुछ लिमिटेशन है, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में तेंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा कम है। क्या लिमिटेशंस रहे हैं कि सीमित दायरे में सर्वेक्षण कराया गया है। और सर्वेक्षण कहां कराया गया? केवल बाघ की आबादी वाले क्षेत्रों में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सर्वेक्षण हुआ है। यह एक इंपॉर्टेंट बात है। कहां हुआ? केवल बाघ की आबादी वाले क्षेत्रों में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सर्वेक्षण हुआ है। उत्तर पूर्व के भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में सर्वेक्षण नहीं हुआ है, इसलिए संख्या भी कम है। तेंदुओं की आबादी बढ़ी है लेकिन क्षेत्र कम हुआ है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह रिपोर्ट कहती है कि तेंदुओं की संख्या तो बढ़ गई है लेकिन उनके निवास का क्षेत्र काफी सिकुड़ता जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह है कॉमन इंडियन लेपर्ड, जिसके बारे में आप जानते हैं। इसके अलावा होता है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश और अभी हाल ही में लद्दाख ने इसे अपना राजकीय पशु घोषित किया है। तो लद्दाख में राजकीय पशु ये भी खबरों में रहा है, इसे भी ध्यान पे रखना है। और हिमाचल प्रदेश में भी हिम तेंदुआ राजकीय पशु है। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं और पूर्वी हिमालय में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? नाम से स्पष्ट है कि हिम तेंदुआ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाएंगे, यानी 3000 मीटर से 5000 मीटर के बीच में इनका निवास होता है, उस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में हिम तेंदुआ वल्नरेबल है और क्लाउडेड लेपर्ड भी वल्नरेबल है। ध्यान रखिए। चलिए, यह है हिम तेंदुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां जिस भौगोलिक परिस्थिति में जो भी पशु रहते हैं उसके हिसाब से उनकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो क्लाउडेड लेपर्ड जो जनरल हमारा लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड है, वो जनरली येलोइश कलर पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या ऑरेंज कलर पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। यहां आप देखेंगे कि ग्रे या व्हाइटिश इनका कलर टोन रहेगा, उस पर ब्लैक स्पॉट उस कॉमन लेपर्ड की तरह नहीं है। इनके ब्लैक स्पॉट्स कुछ अलग हैं। और पूंछे देख रहे हैं इस तरीके से, इस पर फर हैं पूरे बॉडी पर। क्यों? क्योंकि बहुत ठंडे इलाके में इनको रहना है, तो इनकी बॉडी उस हिसाब से अनुकूल है। ठीक है, और यह है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में जानिए। क्यों कहते हैं क्लाउडेड लेपर्ड? क्योंकि इनके शरीर पर बादलों जैसे स्पॉट्स होते हैं। चित्ते जो इनके होते हैं ये बादलों जैसे होते हैं। और कहां पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर में, खासतौर पर मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि जगहों पर। अन्य राज्यों में भी पूर्वोत्तर के उपस्थिति है इनकी। दम्फा टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या है। कहां पे है दम्फा टाइगर रिजर्व? मिजोरम में।
वहां बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और हिमालय के तराई क्षेत्रों में मौजूद हैं। मैंने राजकीय पशु बताया था, अभी लद्दाख ने हिम तेंदुआ को घोषित किया है और ये मेघालय का राजकीय पशु ऑलरेडी है, क्लाउडेड लेपर्ड। त्रिपुरा में एक नेशनल पार्क भी है, क्लाउडेड नेशनल पार्क। IUCN में मैंने बताया कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में है और हिम तेंदुआ भी वल्नरेबल कैटेगरी में है। ज्यादातर ये घने वनों में, तराई वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगली खबर क्या है? NCR एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग, मतलब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्यों चर्चा में आया? प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस आयोग ने दिल्ली में उद्योगों को एक गाइडलाइन जारी किया, कुछ निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए? दिल्ली में इस आयोग ने कहा कि दिल्ली के सारे उद्योगों को PNG वहां अनिवार्य कर देना चाहिए, PNG से जोड़ा जाना चाहिए पूर्णतः, पूरी तरीके से। PNG क्या होता है? प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो इससे ये चर्चा में रहा। अब ये एक विशेष आयोग है और सांविधिक आयोग है। 2020 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ, काफी खबरों में रहा। ऑर्डिनेंस पहली बार जो मार्च 2021 में ये ऑर्डिनेंस खत्म हुआ, जब पहली बार इसे पास किया गया ऑर्डिनेंस को, तो मार्च 2021 में खत्म हुआ और फिर अप्रैल 2021 में दूसरी बार ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर इसे एक्ट बनाया गया। ठीक है, तो दूसरा ऑर्डिनेंस एक्ट बनकर खत्म हो गया। उद्देश्य क्या है इसका? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। एक्ट के जरिए दिल्ली और सटे हुए इलाकों में प्रदूषण नियंत्रण में लगे विभिन्न जो बॉडीज हैं, कई अलग अलग बॉडीज काम कर रहे थे वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, उस पर अपने अपने निर्देश देते थे, फैसले लेते थे। उन सारी शक्तियों को इस बॉडी में क्या किया गया है? समाहित कर दिया गया है इस एक बॉडी में। ठीक, इसकी संरचना क्या होगी? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्य होंगे। तो एक बार इसकी संरचना को देख लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन है तो आपको ध्यान पे रहे। चलिए, आयोग की संरचना क्या होगी? पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन होगा? एक व्यक्ति जिसको कम से कम 15 साल का अनुभव हो प्रदूषण नियंत्रण से रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, और दूसरा क्लॉज है इसमें कि किसी व्यक्ति को अगर 25 साल का प्रशासनिक अनुभव हो तो उसको बनाया जा सकता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष क्या होगा? पूर्णकालिक होगा। यहां ध्यान रखिए कि यहां या का प्रयोग हुआ है, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने जरूरी नहीं है, दोनों में से एक कंडीशन होगा तो अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्या कंडीशंस हैं? पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कम से कम एटलीस्ट 15 साल का अनुभव हो या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में 25 साल का अनुभव हो। चलिए, पदेन सदस्य कौन कौन होंगे इसमें? पर्यावरण मंत्रालय से एक प्रतिनिधि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक से नीचे ना हो, एटलीस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का हो, जो कि पर्यावरण मंत्रालय से होगा, ये पदेन सदस्य होगा। इसके अलावा जो NCR में जो स्टेट्स सटे हुए हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, 5 स्टेट हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इसमें मुख्य सचिव या फिर पर्यावरण विभाग से जुड़े सचिव पदेन सदस्य हो सकते हैं। इसरो, नीति आयोग, CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे इसके पदेन सदस्य के तौर पर। यह पूरी संरचना होगी। ठीक है, कार्यकाल को अगर देखें तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दिया हुआ है और इसमें ध्यान रखना है कि पदेन सदस्यों के बारे में यह नहीं है, यानी लिखा हुआ है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि कार्यकाल दे दिया गया और पदेन सदस्यों समेत दे दिया गया, तो वहां ध्यान रखना है कि पदेन सदस्यों के बारे में ये नहीं है। अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल होगा या फिर 70 साल की उम्र तक या जो भी पहले हो। ठीक है, हो सकता है कोई 68 साल में अगर इसका अध्यक्ष बनता है तो 2 साल ही रह पाएगा, 70 साल पहले हो जाएगा तो पहले रिटायर कर जाएगा। तो 3 साल या फिर 70 साल की उम्र तक जो भी पहले हो, ये है कार्यकाल। एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, अध्यक्ष की भी और सदस्यों की भी। चलिए, अब इसकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, ये एक तरीके से एपेक्स बॉडी के तौर पर इसको बनाया गया है। क्या शक्तियां हैं? किसी दूसरे कानून के होते हुए भी, ठीक है,
इस आयोग को शक्ति होगी कि वो दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण रोकथाम के लिए कोई भी डिसीजन ले सकेगा, उपाय कर सकेगा, गाइडलाइन जारी कर सकेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी दूसरे कानून के होते हुए भी। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक नियम बना है, कानून बना हुआ है, उसके हिसाब से बताया गया है कोई अलग गाइडलाइन, और उसके बाद ये आयोग एक गाइडलाइन नया जारी करता है और वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, तो फिर इस आयोग की जो बातें हैं वो वहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, वही मान्य होंगी। ठीक, चलिए, आयोग द्वारा बनाए गए किसी भी नियम या दिशा निर्देश का अगर उल्लंघन किया जाता है तो 5 साल तक की सजा हो जाएगी। इसमें 1 करोड़ रुपए जुर्माने की भी बात थी। अब जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था वो बेसिकली जब ऑर्डिनेंस आया था तो ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था कि उसमें फर्स्ट ऑर्डिनेंस में एक प्रावधान था कि पराली जलाने वाले किसानों पर सजा का प्रावधान, 5 साल तक की सजा का प्रावधान, उस पर डिस्प्यूट हुआ, बाद में उसको वापस ले लिया गया। लेकिन अभी क्या प्रावधान है कि उन किसानों को सजा के दायरे से बाहर कर दिया गया है जो पराली जलाने के साथ प्रदूषण करते हैं, लेकिन एक क्लॉज जोड़ दिया गया है कि एनवायरमेंटल कंपनसेशन लिया जा सकता है उन किसानों से। मतलब 5 साल तक की सजा की बात नहीं होगी, लेकिन कंपनसेशन की बात है, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ली जा सकती है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण एनसीआर के लिए पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण बना हुआ था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने इस प्राधिकरण को बनाया था। ये करीब 22 साल से काम कर रहा था, इसे अब भंग कर दिया गया है क्योंकि एपेक्स बॉडी एक बना दी गई है। आयोग के आदेश, निर्देश आदि को केवल एनजीटी में ही चुनौती दी जा सकेगी। इसका टेक्निकल मतलब हुआ कि सिविल कोर्ट में इसके आदेशों के खिलाफ कोई मामला नहीं चल सकेगा। ठीक है, अगली खबर है कार्बन कैप्चर तकनीक पर आईईए की रिपोर्ट। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने क्या कहा है रिपोर्ट में कि CO2 उत्सर्जन को लेकर कैप्चर करने की दिशा में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक सही ट्रैक पर नहीं है। इसको कहेंगे हम CCS, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये CCS तकनीक सही ट्रैक पर अपने नहीं चल रहा है। तो अभी हम CCS तकनीक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीवाश्म ईंधनों का जब दहन होता है तो उससे क्या उत्सर्जित होता है, CO2। तो CO2 को कैप्चर करने के उद्देश्य से ही इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया गया है। उत्सर्जित CO2 के लगभग 85 से 95% भाग को अवशोषित करने में यह टेक्नोलॉजी सक्षम है। कैसे सक्षम है उसको देखते हैं। देखिए, जैसे यहां चिमनियां हैं, फैक्ट्री से यहां कार्बन CO2 निकला। इस CO2 को यहां टेक्नोलॉजी इस तरीके से डेवलप करके लगाई गई है और यहां कैप्चर किया जा रहा है CO2 को। फिर CO2 को जब कैप्चर कर लेंगे तो कंप्रेस करके उसको एक हाई डेंसिटी लिक्विड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और उस हाई डेंसिटी लिक्विड को स्टोर कर लेंगे, यहां इंजेक्ट कर देंगे ग्राउंड के अंदर। फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और फिर उसको बायोकार्बोनेट्स इत्यादि बनाने में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस से क्या होगा, CCS टेक्नोलॉजी जो है उससे क्या होता है कि 85 से 95% तक, 80 से 95% तक CO2 को अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, 5 साल उसके पूरे हुए हैं। और आप ध्यान रखिए कि COP26 का आयोजन कहाँ होने वाला है, यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में होने वाला है। तो जब भी COP की मीटिंग होती है उसके पहले नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इस तरह के और समिट इस तरह के होते हैं, और ये समिट्स एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान पे रखिए। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, क्लाइमेट एम्बिशन समिट की बात कर रहे हैं। 2020 कब हुआ, 12 दिसंबर 2020 को। इसमें पार्टनर कंट्रीज थे इटली और चिली, और आयोजन किसने कराया, यूनाइटेड नेशंस, UK और फ्रांस ने।
यूनाइटेड नेशंस, यूके और फ्रांस ने आयोजन कराया। भागीदारी किसकी थी? चिली और इटली की। पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, इसमें भारत ने जो प्रतिबद्धताएं पेरिस समझौते को लेकर भारत की हैं उसको दोहराया। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? एक क्वेश्चन आया था 2015 में, पेरिस में यूएनएफसीसी बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो सीधे ही स्टेटमेंट दे दिया गया था कि पेरिस समझौते के बारे में। ठीक है, पेरिस समझौता ठीक से आप पढ़ लीजिएगा, उस पर क्वेश्चन, क्योंकि 5 साल पूरा हो गया है और कई तरह के आयोजन हुए हैं और COP26 होने वाला है, तो आप इस बात को ध्यान पे रखिए कि अब पेरिस समझौते से फिर से सवाल बनने की गुंजाइश है, इसलिए ठीक से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें बताया, इसमें तीनों में से ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है ये समझौता, और उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ना होने पाए। तो ये स्टेटमेंट सही था और यही आंसर था। अब अगली खबर है जायंट अफ्रीकन स्नेल। क्यों चर्चा में है? क्योंकि केरल में कई क्षेत्रों में इस प्रजाति का फिर से फैलाव हो रहा है। दरअसल केरल में 25 साल पहले सिंगापुर से इन्हें रिसर्च के लिए केरल में लेकर आया गया था, और उस समय पर जब ये समझ आया कि इनको ले आना गलत निर्णय था, ये इन्वेसिव स्पीशीज हैं, तो फिर इनको डिस्पोज किया गया। और उसके बाद फिर से टिम्बर इंपोर्ट जब शुरू हुआ तो ये फिर केरल पहुंच गए और इंडिया में इनका प्रसार होने लगा। तो मुख्य कारण जो है इनके फिर से फैलाव का वो है टिम्बर इंपोर्ट, टिम्बर का आयात। कहाँ पाए जाएंगे ये? जैसा कि नाम में ही है जायंट अफ्रीकन स्नेल, तो अफ्रीका में पाए जाएंगे और एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में इस प्रजाति की जनसंख्या की जेनेटिक वैरायटी अफ्रीका में पाए जाने वाले घोंघों के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये खास बात है कि हैं ओरिजिनली कहाँ से? अफ्रीका से, लेकिन अब भारत में इनकी जेनेटिक वैरायटी ज्यादा पाई जाती है अफ्रीका के मुकाबले। वजह क्या बताई गई है? वजह ये बताई गई है कि भारत में बहुत सारे कंट्रीज से ये पहुंचे हैं और इस वजह से इनकी जेनेटिक वैरायटी अब इंडिया में ज्यादा है। चलिए, IUCN ने इन्हें दुनिया के सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक कहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इंसानों में कुछ बीमारियों को ये जन्म देते हैं। ये बीमारियां कौन सी है? इओसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस, सेप्टिकेमिया और पेरिटोनाइटिस। ये बीमारियां हैं जो ये फैलाते हैं। आक्रामक प्रजाति का मतलब हुआ किसी भी इकोसिस्टम के लिए स्वदेशी नहीं होना, विदेशी होना। उन्हें क्या कहते हैं? आक्रामक प्रजाति। ये हैं घोंघे या स्नेल, जायंट अफ्रीकन स्नेल। ये पारिस्थितिकी के लिए और इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। भारत में जैसे लैंटाना घास है, कांग्रेस वीड है, एलिफेंट ग्रास है, अफ्रीकन कैटफिश है, ये सब क्या हैं? आक्रामक प्रजातियां हैं। आप देखेंगे तस्वीर तो आपको ध्यान पर आएगा कि ये सब आपने देखा है कहीं। जैसे ये झाड़ियां खूब पाई जाती हैं, ये लैंटाना घास है, हर जगह पैदा हो जाते हैं। इसी तरह कांग्रेस वीड आपके घर के गांव के आसपास देखते होंगे, इस तरह के झाड़ लग जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? कांग्रेस वीड है ये सब आक्रामक प्रजाति हैं। अगला है मलायन जायंट स्क्वायरल। मलायन जायंट स्क्वायरल पर खतरा है और ये बात कही है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, 2050 तक इनकी संख्या में 90% तक की कमी की संभावना जताई गई है, आशंका जताई गई है। 2050 तक कितनी संख्या कम हो जाएगी? मतलब लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे। 90% तक की गिरावट हो जाएगी। MGS यानी मलायन ज्वाइंट स्क्वायरल को फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर प्रजाति माना जाता है। अब ये इंडिकेटर प्रजाति क्या है? इंडिकेटर प्रजाति है कि जैसे लाइकेन है, लाइकेन पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो किसी इलाके में अगर लाइकेन है और लाइकेन पर संकट आने लगा, उनको खतरा होने लगा, तो फिर वहाँ समझिए कि पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो इसका मतलब कि लाइकेन इंडिकेट करता है कि पॉल्यूशन यहाँ बढ़ गया है। ऐसी स्पीशीज को क्या कहते हैं? हेल्थ इंडिकेटर
प्रजाति, ठीक है, इंडिकेटर प्रजाति कहते हैं। तो फॉरेस्ट हेल्थ के लिहाज से ये इंडिकेटर प्रजाति है। यह प्रजाति दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरियों में से एक है, ठीक है। इसका वितरण इंडिया में वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर में है। आवास का विनाश क्यों हुआ इनके? मानव बस्तियों की बढ़ती संख्या, फसल के उत्पादन के लिए लैंड का जो यूज हो रहा है, वनों की कटाई और झूम खेती, ये सारे कारण है। क्योंकि पूर्वोत्तर की बात हो रही है तो झूम खेती भी इसका एक कारण होगा। चलिए, ये है स्क्वायरल। मलायन जाइंट स्क्वायरल एक प्रजाति है। भारत में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका जो IUCN स्टेटस है ये है नियर थ्रेटेंड। और इसके अलावा मलायन के अलावा इंडियन जाइंट स्क्वायरल पाए जाते हैं, ये लीस्ट कंसर्न्ड है। और ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वायरल जो हैं वो भी नियर थ्रेटेंड है। तो तीनों प्रजातियों के बारे में ध्यान पे रखिए कि भारत में 3 प्रजातियां हैं, मलायन जाइंट स्क्वायरल, उसके अलावा इंडियन जाइंट स्क्वायरल और ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वायरल। IUCN स्टेटस भी ध्यान रखिए, मलायन और ग्रिजल्ड का है नियर थ्रेटेंड और इंडियन का है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी इस स्क्वायरल का अस्तित्व है, मलायन का। प्रायः कहाँ पाए जाएंगे? सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए, अब अगली खबर है पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए शीर्ष समिति। अभी तक इंडिया में कोई एपेक्स कमेटी नहीं बनी थी, पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए अब बनाई गई है। किसके अंडर में होगी ये? पर्यावरण मंत्रालय के। समिति की संरचना यह है कि इसका अध्यक्ष जो है ये पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को बनाया गया है, ठीक है। और कार्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे पर सामूहिक प्रयासों को सुनिश्चित करना। NDC जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया भी था, NDC जो पेरिस समझौते से जुड़ा हुआ है, को लागू करने के लिए नीति बनाना और कार्यक्रम तैयार करना, ठीक है। NDC पर UNFCCC को कम्युनिकेट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि UNFCCC के साथ कम्युनिकेट करना और रिपोर्ट करना। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्यक्रम पर मंत्रालयों की भूमिका तय करना, अलग अलग मंत्रालयों की भूमिका तय करना। भारत में कार्बन बाजार के रेगुलेशन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करना। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में कार्बन बाजार के रेगुलेशन के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर, राष्ट्रीय प्राधिकरण के तौर पर यह काम करेगा, एपेक्स कमेटी, ठीक है। अगला 3 स्ट्राइप्ड रूफ्ड टर्टल पर खतरा है। गंगा में पिछली बार एपिसोड में हमने लिया था, गंगा में माइक्रोप्लास्टिक की बढ़ती संख्या। तो गंगा में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के कारण 3 स्ट्राइप्ड रूफ्ड टर्टल भी खतरे में है। इसका वितरण कहाँ है? उत्तर भारत में, क्योंकि गंगा की बात हो गई तो उत्तर भारत तो आएगा ही, नेपाल में और बांग्लादेश में। और IUCN स्टेटस है इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ध्यान पे रखिएगा। क्यों इन पर खतरा आया? इनके मांस की डिमांड बहुत ज्यादा है, पहली बात, और इनके आवास का विखंडन शुरू हो गया है, दूसरी बात, ठीक है। जो बड़ी नदियां हैं और जो उससे थोड़ी छोटी हैं, मतलब मध्य आकार की नदियां और बड़ी नदियों में निवास इनका है, लेकिन रेत किनारों पर जाकर ये अंडे देते हैं और नेस्टिंग इनकी ज्यादातर मार्च अप्रैल के समय में होती है। नर के मुकाबले मादा का कवच लगभग, जो कवच होता है इनका, ये मादा का नर के मुकाबले लगभग 2 गुना होता है और नर इसमें सर्वाहारी होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान पे रखनी है। ये है 3 स्ट्राइप्ड रूफ्ड टर्टल। चलिए, अगला है वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25। पूरे देश में गिद्धों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है, नाम से ही जाहिर है। गिद्धों के साथ सबसे बड़ा संकट क्या है? मवेशियों को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए, उनमें कोई बीमारी हो जाए, डाइक्लोफेनॉक एक दवा है वो दिया जाता है। और डाइक्लोफेनॉक ऐसी दवा है जो इनके शरीर से जाती नहीं है। फिर क्या होता है? जब ये मर जाते हैं, जब इनकी बॉडी कहीं फेंक दी जाती है और गिद्ध उसको खाते हैं, तो गिद्ध उस दवा की वजह से उनका किडनी फेलियर हो जाता है। तो गिद्धों के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा रहा है वो यही रहा है, ठीक है।
अब इस एक्शन प्लान में क्या कहा गया है कि उन दवाओं को जो गिद्धों को नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें पूरी तरह से बैन किया जाएगा। और यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होगी पूरी तरह से उन दवाओं को बैन करना। ठीक है, मैंने बता दिया मवेशियों में इन्फ्लेशन या बुखार का इलाज करने में उपयोग होती है डाइक्लोफेनेक दवा। और हर राज्य में यह एक्शन प्लान कहता है कि हर एक राज्य में कम से कम एटलीस्ट एक वल्चर सेफ जोन बनाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहां कहां बनेगा? उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। कहां कहां? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। अब वल्चर की कई सारी प्रजातियां हैं, 9 प्रजातियां हैं इंडिया में जो हम आगे देखेंगे। रेड हेडेड वल्चर और इजिप्टियन वल्चर के लिए भी एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम आगे शुरू किया जाएगा। ये दोनों प्रजातियां उसी में है, 9 प्रजातियों में से। ठीक है, पिंजौर कहां पे है? पिंजौर हरियाणा में। पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में वल्चर रेस्क्यू सेंटर्स की स्थापना करने की बात कही गई है इस एक्शन प्लान में। ठीक है, भारत में 9 प्रजातियां हैं, सुन लीजिए कौन कौन सी हैं। ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड, पहला। लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड और इजिप्टियन जिसकी चर्चा हमने अभी पीछे की, बेर्डेड, सिनेरस और यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर। इसमें से कई तो आपने सुन रखा होगा पहले से। ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड की संख्या 99% तक की इनकी संख्या में गिरावट है। तो समझिए ये लगभग विलुप्ति के कगार पे। कौन कौन? ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड, इनकी संख्या में 99% की गिरावट यानी विलुप्ति के कगार पर है। इजिप्टियन वल्चर रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, जबकि हिमालयन, बियर्डेड और सिनेरस वल्चर नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, देखिए यूपीएससी ने 2012 में एक क्वेश्चन पूछा, बहुत इस भाषा में पूछा जिसमें कोई दवा वगैरह का नाम नहीं लिया। क्या पूछा? कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम तौर पर दिखाई देते थे, लेकिन आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। इसमें बी ऑप्शन क्या था? गो पशु मालिकों द्वारा पशुओं के उपचार के लिए प्रयुक्त एक औषधि, और यही इसका सही उत्तर था। ये डाइक्लोफेनेक के बारे में बात हो रही है। चलिए, लीडर्स समिट और ऑन क्लाइमेट, जैसा कि मैंने बताया कि COP26 होने वाला है और उसके पहले एक सीरीज चलती है इस तरह के समिट्स की, तो उसी की एक कड़ी लीडर्स समिट है। इस साल अप्रैल में लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। मेजबानी इसकी अमेरिका ने की थी। लीडर्स समिट की भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था और एनडीसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया था। जब भी पेरिस समझौते से रिलेटेड कोई बात होगी तो एनडीसी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी। चलिए, अमेरिका ने, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अमेरिका बीच में पेरिस समझौते से अलग हो गया था, ये तो आप जानते होंगे। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो गया था और बाइडेन जब आए तो उन्होंने एक एक करके ट्रंप के फैसलों को पलटना शुरू किया। तो पेरिस समझौते में वो तुरंत इन कर गए और जैसे ही इन किया उन्होंने तो क्या हुआ, उनको भी बताना था कि क्या कंट्रीब्यूशन होगा इनका। तो अमेरिका ने कहा है कि 2030 तक अपने उत्सर्जन में 50 से 52% तक की कमी वो करेगा। और ये जो टारगेट इसने रखा है अमेरिका ने अब 2030 तक, ये 2005 के मुकाबले रखा गया है। मतलब अमेरिका ने कहा है कि 2005 के मुकाबले 2030 तक वो अपने उत्सर्जन में 50 से 52% की कटौती करेगा। ये लक्ष्य जब ओबामा ने तय किया था उससे लगभग दोगुना है। ठीक है, अमेरिका ने पेरिस समझौते में फिर से एंट्री की है। मैंने बता दिया, ट्रंप के शासन में अलग हो गए थे, फिर अब इन कर गए। चलिए, इसी लीडर समिट में इंडिया और यूएस के बीच एक एनर्जी एजेंडा तय हुआ। क्या नाम था इसका? इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा
2030 पार्टनरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन में अमेरिका और भारत ने मिलकर एजेंडा 2030 पार्टनरशिप लॉन्च की, जिसका पूरा नाम ये रहा। इस साझेदारी के तहत दोनों में क्या बातें हुई हैं? एक तो क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपसी सहयोग होगा। दूसरा, वित्त को लेकर भी दोनों की साझेदारी होगी, दोनों पैसा लगाएंगे। ठीक है, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए तकनीक में इनोवेशन पर ध्यान देंगे दोनों मिलकर। इस एजेंडा के दो मुख्य इनिशिएटिव्स हैं, कौन कौन सी हैं? स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। दो इनिशिएटिव्स, स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ये लीडर समिट के दौरान एजेंडा 2030 के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये जो डायलॉग है, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, इसको सितंबर 2021 में ही लॉन्च किया गया है दोनों देशों के द्वारा मिलकर। और स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग पहलुओं पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप पर 2018 से सहयोग चल रहा है। हाल ही में इसे नए रूप में लॉन्च किया गया है। मतलब दो जो इनिशिएटिव्स हैं, स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, इसमें स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप पर पहले से 2018 से काम चल रहा है। अब उसमें क्या जोड़ दिया गया है? स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर दिया गया है, तो नए तरीके से इसको लॉन्च कर दिया गया है। क्या अंतर आया है? स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में अब इमर्जिंग फ्यूल्स को भी शामिल कर लिया गया है, जो पहले नहीं था। पहले इसमें विद्युत और ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल और गैस, रिन्यूएबल एनर्जी और सतत विकास शामिल थे। अब इसमें इमर्जिंग फ्यूल्स को शामिल कर दिया गया है। मतलब फ्यूल के ऑल्टरनेटिव्स को, जैसे भूतापीय ऊर्जा से बनाया गया फ्यूल या फिर पवन ऊर्जा वगैरह से बनाया गया फ्यूल को शामिल कर लिया गया है। तो आज के एपिसोड में यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर इस एपिसोड का फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात कि आपकी बहुत ज़बरदस्त मांग थी कि इकोनॉमिक्स के लिए भी रिवीजन कार्यक्रम शुरू किया जाए, तो वो आज सुबह से शुरू हो चुका है। आज उसका पहला एपिसोड जा चुका है, उसे भी आप देख सकते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था धौलावीरा को 40वां विश्व विरासत स्थल भारत का घोषित किया गया है। उस खबर में मैंने आपको बताया था कि धौलावीरा साइट की खोज जेपी जोशी जी के द्वारा की गई थी। तो बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि आरएस बिष्ट के द्वारा की गई थी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। खोज जेपी जोशी जी के द्वारा ही की गई थी और उत्खनन का कार्य 90 के दशक में आरएस बिष्ट साहब द्वारा की गई थी। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि ये दोनों सही है। अगर खोज की बात आएगी तो जेपी जोशी उसका आंसर होगा, और जब उत्खनन की बात आएगी तो आरएस बिष्ट उसका आंसर होगा। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको यह पहल अच्छी लगी होगी और आपकी तैयारी और मजबूत हो रही होगी। तो जमकर तैयारी कीजिए। फिर अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।